गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमित शर्मा आपके मेहता पीजी कॉलेज से। मैं आपके सामने आज टॉपिक रख रहा हूँ बीएससी सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से। ठीक है, तो इसमें हम यूनिट फर्स्ट के टॉपिक वाटर से रिलेटेड आज डिस्कशन करेंगे। वाटर के लिए अगर अपन बात करें तो वाटर से संबंधित यहाँ पे सारी चीज़ें, उसकी इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, उसका फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ एटसेट्रा सारी चीज़ें। टॉपिक की तरफ ध्यान दीजिए सभी। आज हम वाटर से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, देन उसकी स्ट्रक्चर एंड उसकी पोलैरिटी, ध्रुवीयता, फिर हम देखेंगे उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी भौतिक रसायन जो उसके गुणधर्म है, एंड इम्पोर्टेंस इन प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ इसलिए हम कर रहे हैं कि वाटर इसेंशियल है सभी जीवों के लिए, लेकिन हम बॉटनी पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बॉटनी से संबंधित प्लांट्स में। फर्स्ट आते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आज ज़्यादातर हम सभी को ये पता है कि जल ही जीवन है, जल बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। लेकिन अगर हम बायोलॉजी के अकॉर्डिंग कहें तो हाँ, जल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में अगर हम चल रहे हैं तो लाइफ के लिए या लाइफ स्पैन्स के लिए अगर हम बात करें तो लाइफ स्पैन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो जल जो है वो लगभग 65% टू 95% जो है वो सभी वाटर बॉडीज सभी सेल ऑर्गेनिजम्स या सेल्स या टिश्यूज़ की अगर हम बात करें सभी सजीवों में, प्लांट्स और इंक्लूडिंग एनिमल्स, तो सभी में 65 से 95% जो है वो अनुभार जो है वो जल का है। ठीक है, इसमें कुछ अप एंड डाउन रेशियोज हो सकते हैं, जैसे कि वुडी प्लांट्स जो काष्ठीय पादप है उनमें ये परसेंटेज थोड़ा कम हो जाता है, लगभग 45 या 50% से लगभग 80% तक। और अगर अपन बात करें तो जो सीड्स हैं, ड्राई सीड्स, एंजियोस्पर्म, सूखे बीजों के अंदर ये लगभग जो है वो 5% ही रह जाता है, सीड्स के अंदर अबाउट देन 5%। लेकिन आपने देखा होगा कि अंकुरण के समय इसमें जल अवशोषित करके और ये सीड्स फूल जाते हैं, तो जल बहुत ज़रूरी है इनके लिए भी। ठीक है, वाटर की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले लॉरेंस ने इसका जो है वो उपयोगिता को सिद्ध किया लाइफ स्पैन्स के अंदर। अबाउट देन 71% जो है वो वाटर जो है वो फ्रेश हमारी धरती के ऊपर, और इसमें से लगभग 2.1% वाटर जो है वो है फ्रेश। और सोचने वाली बात यह है कि इस 2% का भी लगभग 98% जो है वो हमारे इसमें ग्राउंड वाटर्स, आइस और क्लाउड्स के रूप में स्टोर है। ठीक है, हम इसका लगभग 0.003% जो है वो हमारी बॉडीज में इंक्लूड होता है हमारे जैव भार के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि जल बहुत आवश्यक घटक है सभी सजीव कारकों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जल का
अगर हम केमिकली फॉर्मूला देखते हैं तो दैट इज H2O, अर्थात यह 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के संगठन से बना हुआ यौगिक है। ठीक है, तो ऐसे में अगर अपन इसकी बात कर रहे हैं तो इसका साइंटिफिक नेम हो गया डाइहाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो जुड़े रहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो है कोवलेंट बॉन्डिंग, जिसे हम सह संयोजक बंध के नाम से जानते हैं। सह संयोजक बंध को अगर मैं आपको समझाऊं तो सह संयोजक का मतलब है 2 अणुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स के बीच में साझा। ठीक है, जिसको हम सह संयोजक बंध कहते हैं। सह संयोजक बंध के फलस्वरूप अगर हम देखें तो यहां पे ऑक्सीजन हल्का ऋणावेश तथा हाइड्रोजन हल्का धनावेश शो करता है। ठीक है, इस अत्यधिक ऋणावेश के कारण दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो 180 डिग्री की पोजीशन की जगह हल्का सा एक दूसरे की तरफ सम्मुख होते हैं, जिसकी वजह से इसमें 180 डिग्री की जगह सामान्य रूप से 105 डिग्री का कोण बनता है। इसी चीज को हम इसकी संरचना में ध्रुवीयता या पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, इस आंशिक ऋणावेश के कारण जल के अंदर 2 अलग इलेक्ट्रिक पोल्स बनते हैं, डाई इलेक्ट्रिक पोल्स बनते हैं, जो कि एक नेगेटिव की तरफ और एक पॉजिटिव की तरफ शो करता है। तो 2 पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, इसी कारण एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो एक बार में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में बॉन्डिंग बनाता है। एक वाटर मॉलिक्यूल एक बार में 4 वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा रहता है और इस प्रकार से जुड़ा रहता है क्योंकि इसके दोनों आवेश एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अतः एक मॉलिक्यूल के 4 से जुड़े होने के कारण इसे बोलते हैं हाइड्रेशन शेल। ये मैं आपको आगे भी इलेबरेट करूंगा, जिसमें मैं आपको इसकी सॉल्वेंट कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा, विलायक के गुणों के बारे में। तो ये हाइड्रेशन सेल ही है जो इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में प्रयुक्त करता है। थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं तो जो ही शुद्ध जल में हम किसी विलेय को डालें तो उसमें उसके अपघटन की वजह से आवेशों का क्या होगा, स्थानांतरण। जल के खुद आवेश 2 यहां पे इलेक्ट्रिक पोल्स बना रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसकी वजह से विलेय के मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए फैल जाते हैं, जिसे बोलते हैं हाइड्रेशन सेल, जिसकी वजह से कोई भी विलेय आसानी से वाटर में घुल सकता है, अर्थात वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। अदर मॉलिक्यूल्स के साथ में जो बॉन्ड बनता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यह इसकी सबसे बड़ी खासियत है और यही इसकी पोलैरिटी का कारण है। यह हो गया स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं अगले पॉइंट, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पे। हम यहां पे आज बात कर रहे हैं जल की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो यहां पे शब्दों से ही साफ समझ में आ रहा है कि फिजिको का मतलब फिजिकल, भौतिक, और केमिकल का मतलब रासायनिक। जल का हमारी बॉडी या हमारे सेल्स के हिसाब से या हमारी बायोलॉजी के हिसाब से जल का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, जिसकी वजह से ये हमारे लिए सबसे उपयुक्त घटक माना गया है। ठीक है, तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो हम 1 by 1 यहां पे स्टार्ट करते हैं। इसको समझना
ठीक है। तो यहां पे अगर हम सबसे पहले यूज में लें तो हम इसकी पोलैरिटी को यूज में ले सकते हैं, पोलैरिटी ऑफ वाटर। जस्ट अभी मैंने डायग्राम से आपको समझाया कि जल के मॉलिक्यूल की संरचना में ऑक्सीजन एटम से जुड़ते हुए और ऑक्सीजन के आंशिक ऋणावेश के कारण हाइड्रोजन जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के बीच में 105 डिग्री का कोण बनाते हैं। अतः इस ध्रुवीयता के कारण ये आसानी से अपने अंदर किसी भी विलय, अधिकतर कार्बनिक अपघटनशील विलयों के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर उन्हें घुलनशील बना लेता है। इसलिए हम इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। यही गुण इसे आसानी से घुलने में मदद करता है। सेकंड पॉइंट अगर अपन यहां पे ले तो हम इसे कह सकते हैं सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट प्रॉपर्टी का मतलब हो गया विलायक गुण। ये प्रॉपर्टी सबसे बड़ी है जल के लिए, ठीक है। तो ऐसे में इसकी ध्रुवीयता और इसका आयनीकरण, ये दोनों गुण इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाते हैं, ठीक है। आगे अगर अपन चलें तो तीसरा पॉइंट इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम लेते हैं तो हम यहां पे ले सकते हैं आयनाइजेशन। आयनाइजेशन ये इसका बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। आयनाइजेशन की हम बात करें तो आयनाइजेशन आयनीकरण। आयनाइजेशन को समझना, आयनाइजेशन क्या है। जल की अगर हम बात करें तो जल को हम उदासीन कहते हैं क्योंकि इसका माइनस और प्लस जो चार्ज है वो आवेश एक दूसरे को उदासीन कर देता है नॉर्मली। लेकिन अगर हम कहें कि जल का आंशिक अपघटन, जल का आंशिक अपघटन होने पर अगर हम देखें तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो H3O पॉजिटिव तथा OH माइनस, दैट इज हाइड्रोनियम, ठीक है। और ये हो गया हमारे हाइड्रोक्सिल। ढंग से समझिए, जल एक सिंपल शुद्ध जल की हम बात कर रहे हैं जिसको हम उदासीन कह रहे हैं, परंतु उसका आंशिक अपघटन होने पर वो हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। नॉर्मली हम इसको बोल देते हैं H2O ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन प्रोटॉन एंड OH नेगेटिव। तो ये जो हाइड्रोजन प्रोटॉन का एक्चुअली में जो सबसे बड़ा स्रोत है, सोर्स है, वो है हाइड्रोनियम। इसलिए इस अभिक्रिया को मैं हाइड्रोनियम के रूप में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे मतलब यही है लेकिन मैं हाइड्रोनियम के रूप में समझा रहा हूं। तो जल का अपघटन होता है तो वो एक अल्प क्षार के रूप में, यहां पे सॉरी क्षार के रूप में नहीं, अम्ल के रूप में जो है वो प्रयुक्त होता है। तो ऐसे में यहां पे एक वर्ड आता है pH। तो pH का निर्धारण भी वाटर ही करता है। pH को एक सिंपल वे में समझिए। अगर हम यहाँ पे pH की बात करते हैं तो कुछ सेंस में हम इसे कह देते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, या अगर हम बात करें तो यहां पे हम कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअली में सबसे बड़ी सवाल हम लोग बच्चों के बीच में यह है कि हम pH के बारे में तो जानते हैं कि लो pH अम्लता को दर्शाता है और हाई pH जो है वो एक क्षारीयता को दर्शाता है, लेकिन इसको सिंपल वे में अगर हम समझे तो ये pH है क्या, क्योंकि आयनाइजेशन के अंदर pH को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि वाटर मॉलिक्यूल का आंशिक अपघटन से वो दो आयनों में ब्रेक होता है, H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। ऐसे में H3O जो है वो स्थायी नहीं है लेकिन हाइड्रोजन प्रोटॉन्स का मुख्य स्रोत होता है। ऐसे में अगर हम pH की बात कर रहे हैं तो pH को समझने के लिए हम कह सकते हैं ये एक लोगमेटिक फॉर्मूला है, ठीक है, जो केवल जल के एक अम्लता या क्षारीयता को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ऐसे में हम केवल ये कह सकते हैं कि एक सिंपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे
pH इज इक्वल्स टू log 10, यहां पे log माइनस में log 10 इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव या OH नेगेटिव। और एक आदर्श फॉर्मूले के रूप में अगर हम इसको समझें तो हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम शुद्ध जल में, 1 किलोग्राम शुद्ध जल के अंदर प्रयुक्त आयनों, ग्राम आयनों की संख्या लोग को और पीएच को दर्शाता है। तो ऐसे में अगर हम इसको आगे बढ़े तो यहां पे दोनों में से कोई एक, दैट इज 10 की पावर 14 तक, तो ऐसे में 10 की पावर -7 H3O के लिए एंड 10 की पावर -7 इसके लिए। तो ऐसे में pH इज इक्वल्स टू माइनस log 10 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक, हम दोनों के संदर्भ में नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में pH इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस क्रॉस एंड log 10 इज इक्वल्स टू 10, तो 10 की पावर 7। अगर हम इसको लेके चलें, इसका मतलब हो गया उदासीन, मतलब उपयुक्त शुद्ध जल में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स या दोनों आवेशों की हम मात्रा की बात करें तो दोनों का मान 10 की पावर -7 के करीब है। दोनों एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे को साम्य अवस्था स्थापित किए हुए हैं, अतः हम इसे उदासीन के नाम से जानेंगे, 10 की पावर -7। अब अगर हम यहां पे H3O की कंसंट्रेशन को राइज करते हैं, आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की संख्या को बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएंगे? अगर आप यहां करते हैं OH मॉलिक्यूल्स की संख्या को, यहां पे अगर आप बढ़ा रहे हैं हाइड्रोजन प्रोटॉन, दैट इज एसिडिक। pH 1 की तरफ अगर अपन चलते हैं तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? एसिडिक। और वहीं अगर अपन हाइड्रोजन प्रोटॉन्स की संख्या को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस। यहां पे हम इनको कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर हम हाइड्रोजन प्रोटॉन्स की संख्या को कम करते हैं तो वो मीडियम हो जाएगा बेसिक, दैट इज pH 14। सिंपल वे में तो यहां पे आयनाइजेशन pH से संबंधित, मैंने केवल आपको समझाने के लिए ये चीज बताई है। मैं केवल यहां पे ये कह रहा हूं आयनाइजेशन का मतलब, आयनाइजेशन का मतलब है कि जब जल को आंशिक अपघटित किया जाता है तो वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में ब्रेक डाउन होता है और ऐसे में इसके दोनों के दोनों जो आवेश हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं और उनकी कारण, उन स्वतंत्रता के कारण उसमें विसरण डिफ्यूजन जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है, आसानी से वो डिफ्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे में जल के साथ जो ही हम क्रिया कराते हैं किसी भी दूसरे मौलिक, जैसे कि सोडियम की करा सकते हैं, सोडियम क्लोराइड की करा सकते हैं, तो ऐसे में जो ही हम इनकी रिएक्शन कराते हैं ये भी ब्रेक डाउन होएगा किसमें? N पॉजिटिव एंड क्लोरीन माइनस में। यहाँ पे ये ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। तो ऐसे में जो रिएक्शन होती है वो हाइड्रोजन सेल्स के कारण विलेय के चारों तरफ आसानी से विसरण हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं घुलनशीलता, सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। ये किसकी वजह से हुई? आयनीकरण के कारण। फोर्थ पॉइंट हम लेके चले तो फोर्थ पॉइंट हम ले सकते हैं इनके फिजिकल कैरेक्टर्स के रूप में। और फिजिकल कैरेक्टर की हम बात करें यहां पे तो हम वाटर के लिए यूज में ले सकते हैं, फर्स्ट इज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, या हम इसे कह सकते हैं हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन की बात करें तो वाष्पीकरण। बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें तो शुद्ध भाषा में कहें तो उबलना, पानी का उबलना। हम नॉर्मल वे में जो है वो कह देते हैं किसी चीज का उबलना। तो यहां पे दो घटनाक्रम कंप्लीट हो रहे हैं, दो स्टेज कन्वर्जन हो रहा है। समझिए, नॉर्मली यहां पे पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और बॉइलिंग पॉइंट के कारण वो लिक्विड जो है वो गैस फॉर्म में एक्सचेंज हो रही है।
ठीक है, तो पहले आप डेफिनेशन समझिए नॉर्मल शब्दों में, व्हाट इज वेपराइजेशन, वाष्पीकरण। वेपराइजेशन के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो एक सिंपल सी डेफिनेशन यूज में ले सकते हैं कि 1 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स को दी जाने वाली हीट की मात्रा जिससे वह मॉलिक्यूल जो है वो अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर स्वतंत्र हो जाए और वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, या इसको सिंपल वर्ड में कहूं तो ये कि दी जाने वाली ऊर्जा द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़कर भाप में बदलने की प्रक्रिया बॉइलिंग पॉइंट या वेपराइजेशन कहलाता है, जो कि नॉर्मली जल के लिए जो है वो 99.98 डिग्री सेंटीग्रेड आंकलित किया गया है। जैसे हम राउंड फिगर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलता है, और यह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है बाकी मेटल्स की तुलना में। जैसे कि अगर अपन मिथेनॉल की बात करें तो 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है, अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करें तो 67 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है। तो ऐसे में वाटर की बॉइलिंग कैपेसिटी काफ़ी ऊंची है, वेपराइजेशन। ठीक है, अगला पॉइंट हम इसी से रिलेटेड लें तो अगला पॉइंट हम यहां पे ले सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बाद में, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा की मैं आपसे अगर बात करूं तो नाम से ही संबंधित हो रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा, मतलब इसको एक डेफिनेशन के रूप में समझिए कि किसी भी पदार्थ या निकाय, या यहां पे हम बात करें तो जल, किसी भी पदार्थ या जल या किसी निकाय का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा या उस निकाय द्वारा ग्रहण की जाने वाली ऊष्मा की मात्रा उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। जैसे कि मैं जल के संदर्भ में आपको समझाऊं तो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा की मात्रा उस निकाय की या उस पदार्थ की जो है वो क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कहलाती है। और अगर मैं यहां पे कहूं तो ये विशिष्ट ऊष्मा जो है वो लगभग 1 कैलोरीज, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा जल की कितनी है, 1 कैलोरी। और अगर हम इसे जूल के रूप में कहें तो यह लगभग 4.184 जूल्स के रूप में आती है। मतलब पानी का तापमान 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें लगभग उसे 4 जूल या 1 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। उस एनर्जी को अवशोषित करके उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, दैट इज विशिष्ट ऊष्मा। और ये हर निकाय की या किसी पदार्थ की अलग अलग होती है। इस स्पेसिफिक हीट के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो यही कारण है कि जल को जब हम गर्म करते हैं तो वो बहुत तेजी से गर्म नहीं हो जाता है, जबकि अगर आप किसी आयरन रॉड को गर्म करते हैं तो वो बहुत तेजी से गर्म हो जाती है। ठीक है, तो उसकी स्पेसिफिक हीट और वाटर की स्पेसिफिक हीट में अंतर है। वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है, यही कारण है कि ये हमारी बॉडी में या प्लांट सेल्स में सभी में एक तरीके से किसके काम आ रहा है, टेम्परेचर रेगुलेटर के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है। और फिजिकल लाइफ में भी आपने ये किया होगा, जैसे कोई चीज़ बहुत गर्म है तो उसे ठंडा करने के लिए हम उस पर तुरंत पानी दे देते हैं ताकि उस निकाय की हीट को वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद गर्म होता नहीं है इसके कारण। ठीक है, 6th पॉइंट अगर हम लेके चलें तो हम ले सकते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये हो गया उसका गलनांक। बॉइलिंग पॉइंट को आप कह सकते हो क्वथनांक, ये हो गया उसका गलनांक। गलनांक नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि गलना, ठीक है, किसी चीज का गल जाना। यहां पे भी अगर आप समझें तो यहां पे हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि कोई चीज जो है वो स्टेट चेंज कर रही है सॉलिड से लिक्विड की तरफ। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो आपके दिमाग में आएगा कि सर वाटर तो पहले से ही लिक्विड है, वो वेपराइज हो सकता है, लिक्विड का क्या लिक्विड होएगा। तो ऐसे में यहाँ पे हम एक पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि वाटर की सॉलिड फेस है आइस,
तो ऐसे में सॉलिड फेज से अगर हम उसको टेम्परेचर देके लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज उसका मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्लूड किया जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है उसको हम क्या कर लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन इसी से रिलेटेड एक बहुत ही नेसेसरी पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट से, दैट इज लेटेंट हीट, या हम इसे कह सकते हैं हाई हीट ऑफ फ्यूजन। हाई हीट ऑफ फ्यूजन मतलब समझना, बहुत ज्यादा बच्चों के इसी पॉइंट में बहुत कंफ्यूजन होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट से ही रिलेटेड है, लेकिन समझिए मेल्टिंग पॉइंट हम नॉर्मली वे में बात करते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में पिघालना या लिक्विड से वेपर में किसी चीज को कन्वर्ट करना, ये एक तरीके से बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में हो गया। लेकिन लेटेंट हीट मतलब यहां पे किसी भी पदार्थ या निकाय को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए एक गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं गुप्त ऊष्मा। और ये हर वक्त नहीं चाहिए। गुप्त ऊष्मा की जो आवश्यकता होती है वो हर वक्त नहीं, केवल चेंज। इसको मैं सिंपल वे में समझाऊं तो लेटेंट हीट के दौरान जो निकाय है, यहां पे वाटर की हम बात कर रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट में वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, और जब वो लिक्विडिफाई होता है तब भी उसका टेम्परेचर है 0। तो हमारे सामने सबसे बड़ी चीज ये आती है कि सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वो लिक्विडिफाई हो गया तो उसने एक्स्ट्रा एनर्जी ली कहां से, सारी चीज। तो ऐसे में मैं अगर आपको लेटेंट हीट की बात करूं तो लेटेंट हीट का मतलब आप समझिए कि 1 ग्राम लिक्विड या सॉलिड जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका वेपर में या सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए ली जाने वाली गुप्त ऊष्मा, ताकि वो अपने जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनकी क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ को चेंज कर सके और वहां पे वो एक स्टेट को चेंज कर सके, दैट इज लेटेंट हीट। अगर मैं वाटर की लेटेंट हीट की आपसे बात करूं तो आइस से वाटर बनने के लिए वाटर को चाहिए लगभग 79.7 कैलोरीज, जो कि हैं लगभग 333.55 जूल्स। समझिए उसी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर को 79.7 मतलब अबाउट देन 80 कैलोरीज एनर्जी की आवश्यकता होगी बर्फ से लिक्विड में चेंज होने के लिए। कैसे, इसको समझिए। यहां पे अगर मैं आपसे कह रहा हूं वाटर, ये है आइस, उसकी सॉलिड स्टेट, और लिक्विड हो गया वाटर, और फिर आ गया गैस, दैट इज वेपर। आइस की मैं बात करूं तो आइस में एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो चारों तरफ से 4 मॉलिक्यूल्स, 1 3 2 और 1, 4 मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। वहां पे इसकी संरचना है चतुष्फलकीय, क्वाड्रीहेड्रल। तो ऐसे में एक वाटर मॉलिक्यूल एक वक्त में आइस में 4 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। मैं शुद्ध जल की बात कर रहा हूं। तो ऐसे में यहां पे इसकी एक फिक्स विन्यास दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन जो ही वो वाटर में चेंज होगा तो वाटर में चेंज होने के लिए उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे। ब्रेक होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो लिबरेट होंगे, एक दूसरे से दूर और स्वतंत्र विन्यासित होंगे, जिसकी वजह से सॉलिड स्टेट कन्फर्म बिगड़कर किसमें चेंज होएगी, लिक्विड फॉर्म में। तो ऐसे में ये वो टेम्परेचर है या ये वो